नमस्कार। मैं हूं अमर फौजदार। स्वागत है आपका अमरनामा में। सुना है कहानियां सच नहीं होती, कहानियों में सच होता है। तो चलिए मैं सुनाता हूं आपको एक मेरी ही लिखी हुई कहानी, राखी का दिन। रात भर उसे नींद नहीं आई। वो बार बार बिस्तर से उठती और दीवार पर टंगी घड़ी में टाइम देखकर फिर से करवट बदल कर लेट जाती। पूरी रात उसने बिस्तर पर इधर उधर करवटें बदलते हुए काटी थी। एक एक घंटा एक एक साल के बराबर हो गया था। रोज की तरह 4 बजते ही गांव के मंदिर की घंटियां बजीं और उसने अपना बिस्तर समेट दिया था। चाय चूल्हे पर चढ़ा दी थी। जैसे ही चाय बनकर तैयार हुई तुरंत उसने चेतन को जगा दिया। उठ जा बेटा, 4:30 बज गए। लेकिन चेतन सुनकर फिर से करवट बदल कर सो गया था। इधर चाय रखी रखी ठंडी होती रही और उधर धीरे धीरे रात सरकती रही। गांव के बाहर बने मंदिर पर बजते हुए भजन भीगी भीगी हवा के साथ गांव के भीतर घुसने लगे थे। उसने चेतन की ठंडी पड़ी चाय को फिर से गर्म होने चूल्हे पर रख दिया था। चेतन, चाय दोबारा गर्म कर रही हूं, जल्दी उठ नहीं तो लेट हो जाएंगे, उसने कहा। रख दो मम्मी, लेता हूं, कहकर अंगड़ाइयां लेते हुए चेतन बिस्तर से उठा और शुड़ुक शुड़ुक करके चाय पीने लगा था। भक्त सफेद दिन निकल आया था। उसे एक एक मिनट भारी पड़ रही थी। वो बार बार अपने थैले से सामान बाहर निकालती और देखकर फिर दोबारा रख देती थी। उसे पता नहीं क्यों लग रहा था जैसे वो कुछ भूल रही हो। वैसे भूलने के लिए सामान था भी क्या? 2 जोड़ी कपड़े, 3 तरह की राखी और अंदाजन 2.5 किलो देसी घी के लड्डू। लड्डू के लिए भी घी उसने बाजार से खरीदा था। घर में दूध होता ही कहाँ था। ले देकर एक मरी हुई सी गाय थी जो कुल मिलाकर 250 ग्राम दूध देती थी। उस दूध की सुबह और शाम चाय बन जाती थी। वो दिन तो कब के बीत गए थे जब द्वार पर 4-4 गाय भैंसें बंधी रहती थीं। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन ऐसे भी दिन देखने पड़ेंगे। अब तो जो भी थोड़ी बहुत उम्मीद बची थी वो बस चेतन की नौकरी से ही थी। उसी साल चेतन ने अपनी पढ़ाई खत्म की थी। साइंस में बीएससी की थी आगरा कॉलेज से, और साथ में खूब पुलिस और फौज की भर्ती देखी थी। लेकिन बेचारे का भाग्य ही कमजोर निकला। कभी दौड़ में रह जाता तो कभी मेडिकल में। बहुत कोशिश की लेकिन नौकरी हाथ न लगी। ऊपर से उसने जिद पकड़ रखी थी कि अगर नौकरी करूंगा तो वर्दी की करूंगा। अब करना तो आदमी बहुत कुछ चाहता है लेकिन होता कहाँ है। अगर आज बाबूजी जिंदा होते तो 2-4 लाख रुपए खर्च करके कहीं ना कहीं तो इसे चिपकवा ही देते। उर्मिला आखिरी बार कोशिश करने जा रही थी। दुनिया के झूठ भरे वायदे सुन सुनकर वो तंग आ चुकी थी। लोग तो कलेक्टर और डीएम के सपने दिखाने से भी नहीं चूकते थे। लेकिन उसके मन में तो चल रहा था कि मैं उससे कहूँगी कैसे, और वो फिर खुद ही अपने आप को समझाती, क्यों, कहने में क्या शर्म है, सगी बहन नहीं भी हुई तो क्या हुआ, लेकिन वो तो सगी बहन से भी बढ़कर मानता है। ये सब वो आंगन के बीचों बीच लगे तुलसी के पौधे को पानी देते हुए सोचती जा रही थी कि चेतन ने मोटरसाइकिल चालू कर दी। मम्मी आ जाओ जल्दी। उर्मिला ने जल्दी जल्दी में भगवान के हाथ जोड़े और अपना थैला उठाकर घर से बाहर चली गई। थोड़ी ही देर में मोटरसाइकिल हवा से बातें करने लगी थी। उर्मिला जिन विचारों को घर के आंगन में छोड़ आई थी वो फिर से आकर उससे चिपक गए थे। वो तेज गति से भागती हुई मोटरसाइकिल हवा में उड़ता हुआ उसकी सालों पुरानी साड़ी का पल्लू और साथ में चलते हुए दूसरे वाहनों से एकदम बेखबर थी। वो खुद ही अपने आप से पूछती थी, कितने साल बीत गए। पहले तो मैं चलो पोस्ट से ही राखी भेज देती थी, लेकिन पिछले 7-8 साल से तो वो भी नहीं भेज पाई हूँ। ऊपर से मैं चेतन की नौकरी के लिए कहूँगी तो उसे बुरा तो नहीं लगेगा। कहीं वो ऐसा तो नहीं सोचेगा कि आज इतने सालों बाद मतलब पड़ा तो चली आई 20 रुपए की राखी लेकर। फिर वो खुद ही अपने सारे सवालों के जवाब देने की कोशिश करती। क्यों सोचेगा वैसा, जब वो खुद नौकरी के लिए इधर उधर मारा फिरता था। किसी भी चीज़ की कमी रखी थी मैंने? महीने महीने भर मेरे द्वार पर पड़ा रहता था, दूध, घी, कपड़ा, पैसा। किसी भी चीज़ की कैसी भी कमी रखी हो तो कभी मेरे सामने आकर कहे। जब भी भर्ती देखने जाता था 100-500 रुपये देकर ही भेजती थी। तो क्या भूल गया होगा उन दिनों को? बाबूजी भी जब गुजरे तब भी नहीं आया था। चिट्ठी तो वो भेज ही सकता था। पहले तो महीने 2 महीने में एक बार अपनी राजी खुशी लिखकर भेज देता था, लेकिन अब तो, मम्मी ये तो जाम लग रहा है आगे,
जैसे ही चेतन ने कहा उसे लगा जैसे उसका कोई सपना टूट गया हो। भीड़ ने सड़क पर जाम लगा रखा था। दोनों तरफ वाहन चिल्ल पों करते हुए एक लंबी कतार में इकट्ठे होते जा रहे थे। कार, ट्रक और ट्रैक्टर वाले तो कुछ कर नहीं सकते थे, लेकिन मोटरसाइकिल वाले सांप की जैसी चाल पकड़कर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। सड़क के दोनों तरफ राखी और मिठाइयों से सजी दुकानें थीं और बाकी चारों तरफ सिर्फ मोटरसाइकिलें ही दिखाई दे रही थीं। हर मोटरसाइकिल पर एक या दो महिलाओं की उपस्थिति बताती थी कि वो दिन राखी का दिन था, लेकिन जाम खुलने की कोई उम्मीद कहीं से भी नजर नहीं आ रही थी। सब इस जाम की वजह जानना चाहते थे, लेकिन अब जितने मुंह उतनी बातें। कोई कहता था कि ट्रक का गाय के साथ एक्सीडेंट हो गया है, तो कोई कहता था कि मोटरसाइकिल वाला एक छोटे से बच्चे को मारकर भाग गया है, लेकिन न तो वहाँ कोई घायल बच्चा दिखाई देता था और न ही कोई चोटिल गाय। हर तरह से लोगों ने उस जाम वाली जनता से प्रार्थना कर ली थी कि भाई कृपया करके चले जाने दो, बहुत दूर जाना है, त्योहार का दिन है, कम से कम आज तो ये सब मत करो। चेतन ने भी आगे पहुंचकर कुछ ऐसी ही प्रार्थना उस भीड़ से की थी, लेकिन भीड़ के कान हों तो सुने। जब भीड़ का कोई चेहरा ही नहीं होता तो कान कहां से आए। चेतन भी अपनी मोटरसाइकिल को एक पेड़ की छांव में खड़ा करके औरों की तरह तमाशा देखने लग गया था। वहीं उर्मिला की चिंता निकलते हुए समय के साथ बढ़ती जा रही थी और दुकानदार मिठाइयों पर बैठी मक्खियों को उड़ाते हुए माहौल का लुत्फ उठा रहे थे। मौका जाम पर अब पुलिस पहुंच चुकी थी, लेकिन जो उम्मीद पुलिस के आने से बंधी थी वो भी ढलते हुए सूरज की तरह धीरे धीरे ढलने लगी थी। तभी एक पुलिस वाले ने उर्मिला को पहचान लिया था। वो उर्मिला के पड़ोसी गांव का निकला। बस फिर क्या था, उसने एक दांव खेला और अपनी ऊंची आवाज में राधा कृष्ण के नारे लगाते हुए भीड़ को ललकारा। शर्म आनी चाहिए हमें, उर्मिला की तरफ इशारा करते हुए बोला। सूबेदार मेजर अभिमन्यु सिंह की बहन उनको राखी बांधने जा रही है और हम उनका रास्ता रोक कर खड़े हैं। जिस आदमी ने देश के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी, जिसको दुश्मन तक नहीं रोक पाया, और आज हम उसकी बहन को इतने बड़े त्योहार पर उनसे मिलने से रोक रहे हैं। थोड़ी सी तो शर्म करो, हमारी बहन है इस देश की। इतना कहते कहते उनकी खांसी उखड़ आई और वो जोर जोर से खांसने लगे। उर्मिला अवाक रह गई थी, लेकिन इन चार शब्दों की मार इतनी गहरी थी कि थोड़े से वक्त में ही यह भीड़ पिघलकर एक एक देशभक्ति से भरे हुए व्यक्ति में टूट गई थी। वो उर्मिला के पास आया और उर्मिला कुछ कहती उससे पहले ही वो बोला, अच्छा हुआ तू मिल गई, नहीं तो आज ये जाम जान का जंजाल बन जाता। लेकिन मैं बता रहा हूँ, कोई माइका लाल इसे खुलवा नहीं सकता था। लेकिन अब तू जल्दी पहुंच, आज सूबेदार ट्रेनिंग एकेडमी का उद्घाटन कर रहा है, तो सीधे एकेडमी पर ही चली जाना। पुलिस वाला पंडित रामदयाल और सूबेदार मेजर अभिमन्यु दोनों इंटर तक एक ही साथ पढ़े थे। उर्मिला बोली, शाम को घर होते हुए निकल जाना भैया। लाली टाइम मिला तो आ जाऊंगा, बाकी अभी तो तू पहुंच। कितने दिनों बाद आज उसने अपने बचपन का नाम सुना था। वो तो भूल ही चुकी थी कि उर्मिला के अलावा उसका कोई दूसरा भी नाम कभी हुआ करता था। अचानक इस नाम से जुड़ी हुई बचपन की यादों ने उसे आ घेरा था, लेकिन अभी की जिंदगी कुछ और थी और उसकी चिंताएं कुछ और थीं। जाम खुल चुका था। मोटरसाइकिल वाले अब सांप की चाल की जगह बिल्ली की चाल से हूं करते हुए एक दूसरे से पहले निकलने की होड़ में जुट गए थे। चेतन की मोटरसाइकिल ने फिर से रफ्तार पकड़ ली थी। वक्त काफी निकल चुका था और सर पर अब सूरज चमकने लगा था, लेकिन उर्मिला का मन एक बड़ी उम्मीद और आशा से भर गया था। इस घटना ने अभी तक उसके अंदर चलते हुए सारे प्रश्नों पर पूर्ण विराम लगा दिया था। वो सोच रही थी कि जब इस पंडित ने भरी भीड़ में मुझे पहचान लिया कि मैं सूबेदार मेजर अभिमन्यु की बहन हूं, तो क्या अभिमन्यु नहीं पहचानेगा? तो क्या वो मेरा पहले की तरह स्वागत नहीं करेगा? वो बार बार अपने मन को विश्वास दिलाना चाहती थी कि चाहे अभिमन्यु कितना भी बड़ा बन गया हो, खूब पैसा और शोहरत आज उसे मिल गई हो, लेकिन वो कैसे उन दिनों को भूल सकता है जब वो हर छोटी से छोटी चीज के लिए छोटा भाई होने के हक से मेरे दरवाजे पर आकर खड़ा हो जाता था। सूबेदार मेजर अभिमन्यु की प्रसिद्धि युद्ध के बाद पूरे क्षेत्र में दूर दूर तक फैल गई थी। कारगिल की लड़ाई में जो वीरता और साहस का परिचय अभिमन्यु ने दिया था, उसके लिए उन्हें वीर चक्र से सम्मानित किया गया था। इतनी देर में चेतन ने मोटरसाइकिल एकेडमी के गेट पर जाकर रोक दी थी और उतरते हुए बोला, मम्मी अभी बात कर लेना नौकरी की। उर्मिला ने कोई जवाब न दिया और गेट के अंदर चली गई। अंदर बहुत सारे लोग इकट्ठे थे।
फीता काटने की तैयारी चल रही थी और हवा में लता जी का देशभक्ति गीत बह रहा था। उर्मिला इधर उधर देख ही रही थी कि उससे पहले अभिमन्यु ने उसको देख लिया था। वो दबे पांव उसके पीछे आकर जोर से बोला, धप्पा। उर्मिला की तो सांस ऊपर के ऊपर और नीचे की नीचे, और पहले की तरह ही उसके मुंह से निकल पड़ा, निकम्मे। और वो हंसने लगा। तू कब आई और इधर क्या कर रही है? उर्मिला से कोई जवाब देते न बना। वो यह सुनकर सक पका गई थी। और फिर अभिमन्यु बोला, बढ़िया है, चल तू आ गई। आज उद्घाटन है, फीता काटेंगे अभी। तू बिना नाश्ता किए मत जाना। मैं तो अपने घर ही जा रही थी, इधर भीड़ देखी तो रुक गई। उर्मिला बोली। किसके साथ आई है? वो बड़ा वाला लड़का है ना, चेतन, उसके साथ आई हूँ। बुला ले उसको भी, कहकर अभिमन्यु फीता टंगे दरवाजे की ओर चला गया था। आसपास के गांवों के जवान लड़के झुंड बनाकर फीते वाले द्वार को घेरे खड़े थे। भारत माता की जय के नारे लगाए जा रहे थे। वहां इकट्ठी भीड़ ने अभिमन्यु को चारों तरफ से घेर लिया था। उन्हीं में से कोई एक माइक पर कुछ मंत्र बोले जा रहा था। उर्मिला भीड़ से अलग अकेली खड़ी हुई थी। उसके सारे प्रश्नों के जवाब उसको मिल गए थे। उसका मन तो था कि वो जाकर उसको बोल दे कि तेरा नाश्ता करने नहीं आई हूँ यहाँ, लेकिन वो चुप रह गई थी। उसने तय कर लिया था कि वो यहीं से वापस लौट जाएगी। एक बार मन ने कहा कि अगर कुछ नहीं तो कम से कम राखी तो पकड़ाई चल, लेकिन तुरंत उसके दूसरे मन ने उसे फटकारा। क्या राखी? किस बात की राखी? कौन किसका भाई और कौन किसकी बहन? ये तो सब समय समय की बात है, नहीं तो कौन सा रिश्ता, किस बात का रिश्ता? इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता, सब रिश्ते झूठ हैं। उसके कदम बाहर की ओर उठ गए थे। उसने वास्तविकता को स्वीकार कर लिया था। वो बाहर की ओर चल पड़ी थी तो देखा चेतन अंदर चला आ रहा था। उसने वहीं से चिल्लाकर कहा, बाहर चल, यहां किस लिए आ रहा है? और चेतन तुरंत ही उल्टे पांव लौट गया था। उर्मिला के चिल्लाने से सबकी नजरें उसकी ओर मुड़ गई थीं। अभिमन्यु ने माइक अपने हाथ में ले लिया था और फिर बोला, मैं चाहता हूं कि जय जवान एकेडमी का उद्घाटन मेरी प्यारी बड़ी बहन उर्मिला फीता काट कर करें। और तुरंत तालियों की गड़गड़ाहट होने लगी थी। उर्मिला सबसे दूर अकेली खड़ी थी। उसका बेटा चेतन भी उसके पास नहीं था। आज उर्मिला ने पहली बार सूबेदार मेजर अभिमन्यु को उसके ऊपर किए गए उपकारों के लिए आभार प्रकट करने का मौका दिया था। वो आर्मी का जवान था, भला वो मौके से कैसे चूकता? अभिमन्यु खुद चलकर उर्मिला के पास गया और उसका हाथ पकड़कर फीते वाले दरवाजे तक लेकर आया। सालों पुरानी घिसी हुई साड़ी में लिपटी हुई उर्मिला कैंची लेकर फीते के सामने खड़ी थी। उसने बहुत कोशिश की थी अपने आंसुओं को छुपाने की, लेकिन औरतें कहाँ छुपा पाती हैं अपने आंसू, चाहे वो दुख के हों या सुख के। उसने अपने पल्लू से आंसू पोंछ लिए थे। उसका चेहरा खुशी से दमक उठा था। जैसे ही वो फीता काटने जा रही थी, अभिमन्यु बोला, रुक जा रुक जा, पहले ये बता, देशी घी के लड्डू लाई है ना, या बाजार की नकली घी की मिठाई में नहीं खाता? यह बोलकर आज उसने फिर से छोटे भाई होने का हक जता दिया था। उर्मिला ने भी वैसे ही जवाब दिया, चिंता क्यों करता है, असली घी के ही लड्डू खिलाऊंगी। बस इसी के साथ तालियां और जोर से बजने लगीं और फीता काट दिया गया था। वो भूल ही गई थी कि वो चेतन की नौकरी के लिए बात करने आई थी। क्या क्या उसने सोचा था, लेकिन जिंदगी में जितना हमें कभी मांग कर नहीं मिलता, अक्सर उससे ज़्यादा बिना मांगे ही मिल जाता है। अभिमन्यु ने बिना बोले ही चेतन को एकेडमी में ट्रेनर नियुक्त कर दिया था। चेतन अब एकेडमी में फौज की भर्ती के लिए नए नए बच्चों की ट्रेनिंग में अभिमन्यु की मदद करता था और साथ के साथ सरकारी मास्टर बनने की तैयारी करने लगा था। आज भी कभी कभी उर्मिला को ख्याल आ जाता है कि उस दिन जो एकेडमी में खड़े होकर जो उसने सोचा था कि सारे रिश्ते झूठ हैं, क्या मैं सही थी? उस दिन मेरे पास भी तो लड्डू बाजार से खरीदे हुए घी के ही थे, जिस घी को वो असली घी मानता ही नहीं है। वो सोचती जाती है, लेकिन कोई जवाब उसको संतुष्ट नहीं करता। फिर खुद से ही कहती है, अगली राखी पर असली घी के ही लड्डू लेकर जाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। थोड़ी देर के लिए ख्याल सुकून जरूर देता है, लेकिन अचानक पता नहीं कहाँ से फिर वही प्रश्न आकर खड़ा हो जाता है कि क्या वाकई सारे रिश्ते झूठ हैं? और वो हमेशा की तरह सोचती चली जाती है। मुझे नहीं मालूम यह कहानी कितनी सच है, क्योंकि कहानियाँ सच नहीं होती, कहानियों में सच होता है। इस कहानी को म्यूजिक और साउंड से सजाया है अपराजिता सेन ने। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं।
साथ में ही लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि फिर मुलाकात होगी आपसे एक नई कहानी के साथ अगले हफ्ते। रक्षाबंधन के इस त्यौहार पर सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने इतने प्यार से इस कहानी को सुना, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।